स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, हाइजेंस कंस्ट्रक्शन अप्लाइड टू रिफ्रैक्शन। इससे पहले हमने रिफ्लेक्शन के लिए जो दो लॉज थे उनको पूरी तरह से कवर किया। अब रिफ्रैक्शन के लिए आखिरकार किस तरह से लॉज आएंगे उसके लिए कंस्ट्रक्शन से चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक एक्स क्या ले लेते हैं, एक प्लेन ले लेते हैं, एक्स वाई एक प्लेन कंसिडर कर लेते हैं जिसके अकॉर्डिंग्स पे हम निकालेंगे, ठीक है। और रिफ्रैक्शन होने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ज्यादातर ग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ ग्लास के ही रिस्पेक्ट में देंगे, क्योंकि अगर हम एज कोई भी अदर एलिमेंट ले लेते हैं जैसे कि मिरर हो गया तो वहां पास रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, वहां सिर्फ रिफ्लेक्शन होगा, ठीक। तो इसीलिए हम ऐसा मीडियम ले रहे हैं जो कि रिफ्रैक्शन शो करे। तो वाटर भी कई लोग लेकर के करते हैं, बट सजेशन में रहेगा ग्लास। चलो, तो यहां पास से मेरे पास दो इंसिडेंट लाइट्स आएंगी कुछ इस तरह से, जो कि इसके ऊपर फॉल होंगी। और यहां से दोनों के लिए अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूं दोनों के रिस्पेक्ट में, तो डेंसर में रियरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब जाती हैं तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड अप होना चालू हो जाती हैं। तो कुछ यहां भी ऐसी होगा, तो ये क्या होंगी, इधर साइड जाएगी, और ये क्या होगी, टूवर्ड्स इधर साइड जाएगी, ठीक है। वीडियो क्लियर है एग्जैक्टली चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ पास से मैं इसको थोड़ा सा डिटेल कर देता हूँ, कल टाइप का प्रॉब्लम नहीं करेंगे, आज थोड़ा साफ सुथरा बनाएंगे। अब इसी पार्टिकल को यहाँ पास ऐसा इस पॉइंट को एज अ पार्टिकल समझ करके मैं एक सेकेंडरी वेवलेट क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। सेकेंडरी वेवलेट्स क्रिएट कर देता हूँ ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए। तो मैं यहाँ पास एक सेकेंडरी वेवलेट ही क्रिएट कर देता हूँ, ठीक। क्रिएट अप हो गया। अब इसी सेकेंडरी वेवलेट के एकदम परपेंडिकुलरली एक टेंजेंशियली एक लाइन खींचता हूँ, ठीक। एक टेंजेंशियली एक लाइन खींचता हूँ जो कि एकदम करीब करीब यहाँ से पास हो रही है। अब ये टेंजेंशियली लाइन है तो क्या होगी, टेंजेंशियली लाइन की एक खासियत होती है कि ये जहां पास से टच करती है वहां 90 डिग्री बनाती है। तो यहाँ पास एग्जैक्टली 90 डिग्री बनाएगी। और यहाँ पास से मैं एक परपेंडिकुलरली लाइन खींच रहा हूं ये वाली रेज पे, इंसिडेंट रेज पे, तो ये भी एक 90 डिग्री बनाएगा। अब ये हो चुका है मेरा कंस्ट्रक्शन पूरा। अब इसका नेमिंग चालू करते हैं। उससे पहले एक चीज यहाँ पास और एक चीज समझने का है कि दैट नेमिंग कर लें फिर समझते हैं। ए बी सी, यहाँ पास डी, और इसको और कुछ छूटा ई, और इसको एफ समझ लो, ठीक है। तो ये हो गया पूरा का पूरा। अब स्टार्ट करते हैं इसी के अकॉर्डिंग्स पे जो हम चीजें ला सकते हैं। तो यहां पास उससे पहले एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा दैट ये वाली जो हमारे पास लाइन होगी, ये वाली लाइन होगी, और ये वाली, ये समहाउ क्या है, ये दोनों अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो एज ये ज्यादा पहले आ जाने के कारण परपेंडिकुलरली यहाँ पास इसका लेंथ पहले ही प्लेन पे टच हो गया, तो टच होने के कारण ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ सिमेट्रिकली में आनी चाहिए कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे। तो यहाँ पास मैं इसको वेलोसिटी लिख सकता हूँ। इस समय इसका वेलोसिटी मान लेते हैं v1 था, ठीक है, और टाइम t पे। तो यहाँ पास सेम टाइम पे यहाँ पास इसकी वेलोसिटी v2 होगी और ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। कहाँ से किस चीज का यूज कर रहे हैं, दिमाग लगाओ। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम का बस यही इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पास फॉर्मूला। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस एकदम परपेंडिकुलर, एकदम पैरेलल होना चाहिए था और एकदम इक्वल होना चाहिए था अगर ये ग्लास नहीं आता तो होता। बट अगर यहाँ पास स्पीड में चेंज हो जाने के कारण टाइम में तो कोई चेंजेस होगा क्या, नहीं। एक फिक्स टाइम में ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये फिक्स टाइम में इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उस डिस्टेंस को मैं दिखाने के लिए सिर्फ यूज किया हूं। अब ये हो चुका है मेरा कंस्ट्रक्शन पूरा। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पास से इसका थ्योरिटिकल पार्ट से अपना अब प्रूविंग पार्ट। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल सकता हूं और इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब इसी के बेसिस पे समझते हैं। तो यहां पास मैं सबसे पहले क्या ले रहा हूं, प्रूफ करने के लिए सबसे पहले एक ट्रायंगल ले रहा हूं। चलो अब मूविंग फॉरवर्ड, तो यहीं पास से, तो इसमें से क्या करेंगे, सबसे पहले हम दो ट्रायंगल्स लेंगे। तो रिफ्रैक्टिंग फ्रॉम ट्रायंगल REFRACTING रिफ्रैक्टिंग फ्रॉम ट्रायंगल कौन सा ABC एंड कौन सा ट्रायंगल लेंगे ACD,
ए सी डी, ये दो ठो ट्रायंगल्स लेके बात कर रहे हैं। कंप्लीट। तो अब इसी के थ्रू हम क्या लिख सकते हैं, दैट साइन ऑफ एंगल, कौन कौन सा एंगल लेके बात कर रहा हूं ये भी चीज ध्यान रखना है, ठीक है। ये वाला एंगल के रिस्पेक्ट में और ये वाला एंगल के रिस्पेक्ट में लेकर के मैं निकालूंगा, ठीक है, दोनों में साइन साइंस, इसके रिस्पेक्ट में और ये वाले एंगल के रिस्पेक्ट में। तो क्या लिखूंगा, साइन ऑफ एंगल कौन सा, बी ए सी बाय साइन ऑफ एंगल क्या, ए सी डी इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकता हूं, इज इक्वल्स टू, क्या होता है साइन इज इक्वल्स टू पी बाय एच, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। पंडित बेदरी प्रसाद हर हर बोले वाले से याद रख लो। चलो नेक्स्ट, इसके बाद इसके अकॉर्डिंग से अगर हम लेते हैं तो परपेंडिकुलर इसके लिए क्या आ जाएगा, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अगर ये वाला बेस है तो बेस के साथ हमेशा हाइपोटेनस एक जुड़ा हो रहता है और एक बेस जुड़ा होता है, तो इसमें परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, बी सी हो जाएगा। तो बी सी बाय हाइपोटेनस ए सी, सबसे बड़ी लाइन, तो ये वाली हाइपोटेनस हो जाएगी ए सी। इसके बाद नेक्स्ट इसके अकॉर्डिंग्स पे अगर लोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए डी, ठीक है, ए डी बाय ए सी, ये आ जाएगा। अब इन दोनों में से एक चीज कॉमन है, क्या, ए सी दोनों में कॉमन है, तो मैं इसको कट कर सकता हूं। इसके बाद नेक्स्ट ये मेरे लिए क्या आ जाएगा, बी सी इक्वल क्या लिख सकता हूं, V1T, और ए डी के जगह क्या लिख सकता हूं, V2T। अब इन दोनों में से टी कैंसल, सो V1 बाय V2 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये आता है आपके पहला इक्वेशन इस वाले इक्वेशन के रिस्पेक्ट में, मतलब साइन ऑफ बी ए सी एंड साइन ऑफ ए सी डी इज इक्वल टू V1 बाय V2, ठीक है। तो इसे इक्वेशन 1 मान लो चाहो तो। अब इसके बाद जस्ट एक और इक्वेशन निकालेंगे, इसके बाद प्रूफ हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसमें इसी के थ्रू निकालते हैं फॉरवर्ड। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब अपने को ये चीज प्रूव हो गया। अब मुझे ये एंगल और ये एंगल निकाल लेना है ताकि मुझे मालूम चल जाए कि ये दोनों आई है आर है क्या है, ये मेरे को अभी पता नहीं है, ठीक है। तो इसके थ्रू मेरा सेकेंड लॉ भी प्रूव हो जाए, मतलब रिफ्रैक्शन के लिए लॉस प्रूव हो जाए। तो उससे पहले सबसे पहले यहां देखते हैं क्या क्या कंडीशंस हम क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें लेके चलना है, एक ये एंगल और एक ये एंगल, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। तो इसी दोनों एंगल्स का अगर हिसाब ले लेते हैं तो बी ए सी, मतलब ये बी ए सी क्या लिख सकता हूं, एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी ए ई जोड़ दूं अगर बी ए ई, तो ये वाला बी ए ई मतलब ये वाला एंगल ना, ठीक है। तो बी ए ई अगर एंगल जोड़ दूंगा तो ये एग्जैक्टली कितना होता है, 90 हो जाएगा, ठीक है। अब सेकेंडली मुझे ऐसा करना पड़ेगा कुछ कि मेरे पास बी ए सी की ही सिर्फ वैल्यू आए। अब बी ए सी की वैल्यू लाने के लिए उसके लिए भी तरीका है। आप बी ए ई अब इज इक्वल्स टू, यहां पास एक और चीज है बी ए ई एंगल बी ए ई प्लस ई ए और आर है, तो ई ए आर जोड़ दो, और इसी की जगह क्या डायरेक्टली आई भी लिख सकते हैं, तो एंगल आई लिख लो, ज्यादा क्लियर रहेगा। तो यहाँ बी ए ई कैंसल हो जाएगा, तो अपने पास बी ए सी इज इक्वल्स टू आई लिख सकते हैं, ये बन जाएगा आपका इक्वेशन 2, ठीक। अब एक चीज और, यहां पास से इसी तरह से अपने को ए सी डी की भी वैल्यू निकालना है, तो उसी तरह से हम यूज करते हैं। सबसे पहले यहां पास थोड़ा सा लाइनिंग वाइनिंग ड्रॉ कर देता हूं ताकि डिस्टर्ब ना हो रेड से, तो क्लियर दिखे। चलो ये हो जाएगा, इतने में हो जाएगा। तो पहली चीजें क्या यूज करता हूं, इसी तरह से ही एंगल ए सी डी प्लस एक चीज और क्या ऐड कर दूं जो मेरा 90 हो जाएगा, ये वाला एंगल 90 है, और हमें मालूम है पूरा का पूरा ट्रायंगल कितना होता है, ये पूरा ट्रायंगल 180 होता है, तो ये 90, तो ये दोनों मिला करके कितना हो जाएंगे, ये हो जाएगा एग्जैक्टली दोनों मिला के 90 होंगे। अब मुझे मालूम नहीं है कितना कौन सा होगा, ठीक है। तो मुझे क्या लिख सकता हूं इसकी जगह डी ए सी इज इक्वल्स टू 90 एंड इज इक्वल्स टू, इसी को क्या लिख सकता हूं, ए सी ए डी सी या सॉरी डी ए सी, ठीक है, डी ए सी प्लस पी ए डी
एंगल PAD इज इक्वल्स टू 90 और PAD की जगह क्या लिख सकते हो, PAD की जगह R लिख सकता हूं, तो मैं डायरेक्टली R लिखे दे रहा हूं ताकि मेरा एक स्टेप बच जाए। ठीक, तो अब यहां पास से DAC दोनों साइड कॉमन है तो एंगल ACD इज इक्वल्स टू R लिख सकता हूं और ये दोनों की जगह में इस वैल्यू में पुट कर दोगे तो क्या इक्वेशन आ जाएगा, ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा कुछ इस तरीके से दैट ये वाले के पूरे की इक्वेशन की अगर लिखोगे तो साइन ऑफ I बाय साइन ऑफ R इज इक्वल्स टू V1 बाय V2 और जिसे हम म्यू से डोनेट करते हैं और ये दे देगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ। क्लियर है? चलो, तो ये होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इस तरह से हमने और आपने मिलकर के प्रूफ कर दिया। अब इसी में ये तो सेकेंड लॉ हो गया। अब इसका फर्स्ट लॉ क्या था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे सारे के सारे एक प्लेन में लाई करना चाहिए। तो यहां पास जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल रे है एंड इसके बाद अपने पास रिफ्लेक्टेड रे सारे के सारे एक प्लेन में ही लाई करना चाहिए, वो भी नॉर्मली। तो यहां पास से एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, वो XC प्लेन है। ठीक है, XC प्लेन या XY प्लेन लिया हूं तो XY प्लेन में लाई अप कर रहे, तो दोनों चीजें प्रूव हो गए। तो ये था हाइजेंस कंस्ट्रक्शंस फॉर अप्लाइड रिफ्रैक्शन के लिए। अब इसी लॉज के थ्रू उन्होंने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों चीजों को कंफर्मली प्रूव कर दिया। तो चलिए फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो पे जहां हम स्टार्ट करेंगे इसी का नेक्स्ट टॉपिक इंटरफेरेंस। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।